हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप एवरीथिंग इज फाइन इन टर्म्स ऑफ ऑडियो वीडियो। चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से। क्लियर है जी ऑडियो वीडियो? चलिए हाँ जी। तो स्टूडेंट आज हम टारगेट कर रहे हैं कि जो ये सब्जेक्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आईसीटी भी कहते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल भी बोलते हैं कई बुक्स के अंदर, कई सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो हमारा ये जो कंप्यूटर होता है बेसिकली, इसके अंदर कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, और कुछ इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ प्रोसेस होता है। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस है जो डाटा इनपुट का काम करते हैं, जैसे कि इन कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, जैसे एक बार पेपर में पूछा था स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है क्या आउटपुट? तो हमें कई बार ऐसा लगता है स्कैनर तो आउटपुट देता है, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एक मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बता दूं, कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। तो आगे चलकर स्लाइड में मैं वो भी बताऊंगा आपको कि जैसे आपका टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन इनपुट में भी आता है और आउटपुट में भी आता है, ठीक है। पर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस तीन कैटेगरी यहाँ पर बन गई। एक कैटेगरी बन गई इनपुट डिवाइस को जानना, दूसरी इनपुट आउटपुट दोनों को जानना, इनपुट को जानना, आउटपुट को जानना, आउटपुट कौन कौन से डिवाइस है, और एक कैटेगरी बन गई इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मतलब एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आपसे पूछेगा पेपर में कि कौन सा ये डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट दोनों। बात कर रहे हैं सीपीयू की। सीपीयू एक ऐसा ऐसा सिस्टम है जिसको एक तरह से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल फॉर्म सीपीयू की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आ जाएगी आगे स्लाइड्स में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में बेसिकली बना क्या है? सीपीयू बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू। अब यहां पर आपको पेपर के लिए सीपीयू का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितने भी कंप्यूटर के अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारे कहाँ होते हैं? एएलयू में होते हैं, ठीक है। और जो ये फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है, ये सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली जो सीपीयू मिलके बना है कितनी चीजों से सीपीयू बना है? कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू से। इसके अलावा सीपीयू के साथ एक मेमोरी का फंक्शन भी होता है, वो मैं अभी बताऊंगा कि मेमोरी का फंक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली हुआ क्या, सीपीयू के अंदर डाटा आया, डाटा दिया आपने, और वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कहाँ चला गया? आउटपुट डिवाइस में चला गया। तो एक तरह से फ्लो चार्ट में आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं? इस फ्लो चार्ट में आप ये देख पा रहे हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म, सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। सीपीयू किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आईओ डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट होते हैं, और इनपुट आउटपुट दोनों। तो एक बार थोड़ा फास्ट वे में मैंने आपको सारा बता दिया, यहां से कंफर्म मान के चलिए क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, ठीक है जी। ये आपका आ गया कीबोर्ड, ठीक है जी, ये आपका आ गया कीबोर्ड, ठीक है जी। तो कीबोर्ड के टाइप ऑफ कीबोर्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, और कीबोर्ड के जो ये कीज है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। किस तरह क्वेश्चन बनता है? पहले तो यहाँ आ जाइए, एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा ऑडियो को चेक कर लूँ। हाँ जी, अब यहां देखिए टाइप ऑफ कीबोर्ड, जो जनरली हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो कौन सा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इन स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इन स्क्रीन में से आप आइडेंटिफाई, स्क्रीन पर देखकर, इन पीपीटी जो मैं आपको शो कर रहा हूं, इसमें से देखकर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप और हम जनरली कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कौन से वाला करते हैं भाई? तो ऐसा ना हो ना कि पेपर में पता ही ना चले। ओवेट्री, OWERTY कीबोर्ड्स। वैसे ब्लूटूथ भी होता है, इकोनॉमी कीबोर्ड भी होता है, मैजिक, फ्लेक्सिबल, मैकेनिकल कीबोर्ड। तो टाइप ऑफ कीबोर्ड का ध्यान रखना, ये मैं स्टार कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज होती हैं, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज होती हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कीज, जो आपके फंडामेंटल कीज होती हैं, जो लेटर और नंबर्स दोनों रिप्रेजेंट करती हैं। लेटर्स होते हैं ABC, वो नंबर 1 2 3 4।
उसके अलावा कीबोर्ड के अंदर कुछ फंक्शंस की होती हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि फंक्शंस की टोटल कितनी होती हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कीबोर्ड पे नॉर्मली कितनी कीज होती हैं। जैसे यहां पर मैं बताऊं आपको, ये टोटल कितनी की है, तो एक रेंज आपको बतानी है कि कहां से 100 से 110, 100 से 120 कितनी है, ये एक रेंज में बताना होता है, कमेंट में बताना है इसका आंसर। दूसरा मैं आपको बताता हूं, फंक्शंस की जो स्पेशल कीज होती हैं F1, F2, F3, ये टोटल होती है 12, F1 से F12, राइट। ये भी याद रखना, ये काम आएगा हमें क्वेश्चंस को करने में, ठीक है जी। F1 से लेके कहां तक आएगा भाई, F12, इनको बोलते हैं फंक्शंस की। अल्फा न्यूमेरिक की, जैसे ए, ये आ गया, बी आ गया आपका, सी आ गया, डी, ये सारे जो अल्फाबेट है प्लस जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज इनको बोलते हैं। अच्छा, अगर पेपर में पूछे शिफ्ट, कई बार आपने शिफ्ट दबा के, जैसे कोई कैपिटल लेटर प्रेस करना है विदाउट कैप दबाए, तो शिफ्ट दबा के आप लेटर दबाओ तो कैपिटल में आ जाएगा। तो शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये स्पेशल कीज होती हैं, इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है, राइट। इसके बाद अलग से एक न्यूमेरिक कीपैड भी होता है, न्यूमेरिक कीपैड भी होता है, स्पेशल कीज भी होती हैं, जैसे एंटर, बैक स्पेस, टैब, एरोज की, जो अप डाउन लेफ्ट राइट, इनको एरोज की बोलते हैं। ये वाली जो कीज होती हैं एरोज की होती हैं, ये वाली इनको बोलते हैं एरोज की। क्या होती है, एरोज की, ठीक है जी। ओके ओके। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एस्केप की, इसका शॉर्ट में लिखा होगा कहीं ईएससी, क्या लिखा होगा, ईएससी। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएससी, फुल एब्रीविएशन फॉर ईएससी। ईएससी मींस एस्केप की। ये बेसिकली यूज टू रिवर्स द कमांड गो बैक इनटू द टाइम, मतलब वट एवर यू डन, अगर आपको वापस जाना है, एस्केप आउट करना है, एग्जिट करना है वहां से, तो वहां पर ये यूज होती है एस्केप की। तो एक बार आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर है की, जो एस्केप की है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। ये आपका टॉप सेक्शन है, ये बॉटम सेक्शन है, ये लेफ्ट सेक्शन है, मान लिया ये राइट सेक्शन है। कोई आइडेंटिफाई करके बताएगा किस सेक्शन में पढ़ रही है, लेफ्ट सेक्शन में है, मान लिया ये लेफ्ट सेक्शन ले लो आप, या राइट सेक्शन में, ऐसे बता दीजिए। या टॉप, ऊपर टॉप में कहीं आ रही है या बॉटम में कहीं आ रही है, आइडेंटिफाई करिए। इसको सर्कल नंबर 1 कह रहे हैं, इसको सर्कल नंबर 2 कह रहे हैं, अरे बताइए ना, 3 कह रहे हैं। एस्केप की किधर होती है, तो साथ साथ कमेंट भी देख रहा हूँ ये आपके, ठीक है। तो एस्केप की कहां पर है, ठीक है जी, ये हमें देखना होगा। ओके। अब जो बेसिकली जो कंप्यूटर हमारा जो सिस्टम होता है, बेसिकली वो 3 चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एक चीज और बताऊंगा अभी, पहले हार्डवेयर के बारे में समझिए। हार्डवेयर क्या होता है, जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल पार्ट होते हैं, वो आपका हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो हार्डवेयर को मैं HW से लिख रहा हूं यहाँ पे, हार्डवेयर, ठीक है जी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबने सुना है, एक और मैं वेयर बताऊंगा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है, राइट। अभी एक हार्डवेयर बता रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूं। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है, टच कर सकते हो, जैसे सीपीयू आ गया, रैम आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है जी। मदरबोर्ड देखा होगा जिसपे सारे इंटरफेसेस लगे होते हैं, ठीक है जी। माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में जो लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, जो वेब ब्राउजर होते हैं, गेम, ये सब के सब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। इनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, राइट। हार्डवेयर जो कंपोनेंट होते हैं जनरली ड्यूरेबल होते हैं बट कैन ब्रेक, ये ब्रेक हो जाते हैं, राइट। अब इनके साथ जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इनको इजीली क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, इनमें जल्दी जल्दी अपडेट आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, अपडेट। तो पेपर में पूछेगा जनरली अपडेट किस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं, सॉफ्टवेयर में, तो किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में, ठीक है जी। तो कंप्यूटर जिन 2 चीजों से मिलकर बना है वो एक हार्डवेयर, हार्डवेयर प्लस दूसरा क्या है बच्चों, बताओ, किसी के दिमाग में है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में भी कुछ होता है क्या। जब हम कंप्यूटर रन करते हैं तो सबसे पहले ना देखा होगा आपने कुछ क्या कहते हैं, एक बूट 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 प्रोसेस स्टार्ट होता है, बूट प्रोसेस जिसको कहते हैं जनरली। तो वो चेक करता है कि आपका सिस्टम के में कोई एरर तो नहीं है, मतलब कोई बैटरी ठीक है, या उसके सारे जितने भी जो फंक्शन है इंटरनल वो सारे कीबोर्ड चेक करेगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो एरर शो करेगा। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, बायोस जिसको जनरली बोलते हैं, वहां पर एक बीच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक और कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम फर्मवेयर। क्या होते हैं, फर्मवेयर। याद कर लो इस चीज को, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर
आपका, आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फर्मवेयर एक ऐसा एम्बेडेड कोड होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक तरह से इंटरफेस का काम करता है, या जैसे मैंने बोला भी ना अभी, बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, तो वो फर्मवेयर काम करता है, समझ में आया। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो ये इंस्टिंक्ट का काम करता है वो होता है फर्मवेयर, ठीक है जी। याद कर लो इनको, फिजिकल है, ये एम्बेडेड है, ये हाई लेवल की लैंग्वेज वगैरह इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इनके एग्जांपल्स, यहाँ सीपीयू याद रखो, रैम, माउस, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट आते हैं। विंडो एप्लीकेशन, जितने भी ऐप एप्लीकेशन को बोलते हैं, बायोस वगैरह सब हमारे फर्मवेयर में आते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक ये जो टेबल मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब तक दो एरिया हमने टच किए, दो स्लाइड्स पे काम किया, जिसमें हमने देखा कि इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, और इनपुट आउटपुट बोथ होते हैं। अब आप कहेंगे उनका भी कोई पीडीएफ या पीपीटी है या नोट्स में है, वो बिल्कुल है, ठीक है। अभी बताया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एक और नया वेयर आया जिसको फर्मवेयर कहते हैं। ये जो वेयर है, वेयर वर्ड, इसको कंफ्यूज मत करना। एक आगे चलकर एक और टर्म आएगी, मेलवेयर। मेलवेयर एक तरह से वायरस होते हैं, स्पाईवेयर, ठीक है, रैंसमवेयर, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है। ये फर्मवेयर अलग चीज है, ठीक है जी। ये इंस्टिंक्ट है, ब्रिज है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का, ठीक है जी। चलिए, अच्छा यहां तक बता दी, चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपके यहां से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे इस एरिया से, अगर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, और सीधा सीधा लर्न करना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्या इसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जो आपने पढ़ा है। तो देखो स्टूडेंट, अभी ना मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए ना सारी क्लास अटेंड करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं। एक बार थोड़ा थ्योरी देख लो, फिर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार फुल कंसंट्रेशन के लिए ना मुझे, फुल कंसंट्रेशन के लिए ना मुझे फोकस करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट नहीं देखूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के, ठीक है, सिर्फ फोकस कर रहा हूँ जो पढ़ाना है, ठीक है जी। चलिए, तो अभी आपको बताया ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है। मेन जनरली जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही दिखेगा। तो फर्मवेयर मैंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए कि ये भी कुछ होता है, इससे सिस्टम स्टार्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, एक ब्राउजर दिख रहा है आपको क्रोम का, ये वर्ड, MS वर्ड वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, ये एंड्रॉइड वगैरह दिख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर है सारे, ठीक है। ये मॉनिटर दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। किसमें आते हैं? हार्डवेयर में। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपने पहली बार देखा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखा कुछ इनपुट डिवाइस, ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइस है, जैसे वेबकैम इंपोर्टेंट है, इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ऑलरेडी बोला मैंने आपको इनपुट डिवाइस है। उसी तरह आउटपुट डिवाइस भी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, और कुछ ऐसे डिवाइस है जो इंपॉर्टेंट है, जो IO दोनों की तरह काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट। जैसे टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट और डिटेक्ट इनपुट, दोनों काम करता है। टच स्क्रीन हो गया ना, जो हम यूज भी करते हैं, इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मोडम, मोडम जो जनरली जब हम वाईफाई यूज करते हैं तो घर में एक मोडम लगता है। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे मोडम का फुल फॉर्म बताएं, मोडम का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होती है मोडम की, ठीक है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस, वो वाली बात कंप्लीट हो गई कि IO डिवाइस इनपुट डिवाइस हो गई जी, सेकंड आउटपुट डिवाइस हो गए, और नेक्स्ट क्या है, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों हो गए, ठीक है जी। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। चलिए, एक बार यहां देखें इस टेबल में, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, यहाँ मिक्स डाल दिया मैंने। माउस क्या है, ताकि प्रैक्टिस है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। टच स्क्रीन क्या है, बोथ। तो इस टेबल के अंदर इनपुट डिवाइस भी लिखे हुए हैं, आउटपुट डिवाइस भी लिखे हैं, और इनपुट प्लस आउटपुट दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है जी, एक जस्ट रिविजन के लिए। चलिए, अब जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं तो एक आउटपुट शो होने के लिए, हमें आउटपुट शो होने के लिए एक मॉनिटर चाहिए, राइट, यस और नो।
मॉनिटर जनरली डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। और मॉनिटर की जो क्लैरिटी वो बेसिकली डॉट पिच या फिर रिफ्रेश रेट में हम अज्यूम करते हैं, जैसे 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 240। तो जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, जैसे एक 60 हर्ट्ज का है, एक 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, किसी सिस्टम का जो रिफ्रेश रेट है वो 100 हर्ट्ज है, किसी का 60 हर्ट्ज है। तो जिस सिस्टम का रिफ्रेश रेट फ्रीक्वेंसी रेट जितना ज्यादा होगा वो उतना बेस्ट होगा, ये बात याद रखना। तो रिफ्रेश रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा। रिफ्रेश रेट इज कंसर्न्ड विथ करेक्टरिस्टिक्स फॉर द मॉनिटर। किसके लिए काम आता है? मॉनिटर की करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए, पिक्चर की क्लैरिटी देखने के लिए, एक तरह से ऐसे समझिए। तो सीआरटी, इनका फुल फॉर्म जरूर जानना है भाई। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी जो आजकल यूज भी करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, राइट। तो यहां पर सबके अलग अलग नेम भी लिखे हैं। यहां पर स्क्रीन पर आपको इनके जो मैं यहां स्टार कर रहा हूं, यहां पर इनके फुल एब्रीवेशन पता होना चाहिए। सीआरटी का फुल फॉर्म, एलसीडी का फुल फॉर्म, एलईडी का, ओएलईडी का, राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरह इनकी एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे हम बात करें, एलईडी जो होते हैं, एलईडी होते हैं, ये फास्टर होते हैं। क्या होते हैं? फास्टर। एलईडी जनरली बीजेटी से बने होते हैं, इसलिए फास्टर होते हैं। क्या होते हैं? एलसीडी स्लोवर होते हैं। क्या होते हैं? स्लोवर। एलईडी का पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, एलसीडी का पावर कंजम्पशन कम होता है। तो अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं दोनों दोनों तरह से। और रिफ्रेश रेट को याद रखना। रिफ्रेश रेट बेसिकली कितनी जल्दी जल्दी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है, अपडेट हो रही है, वो डिपेंड करता है 60 हर्ट्ज पे हो रही है, 100 हर्ट्ज पे हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी पे आप उसको कर रहे हैं, राइट। चलिए, उसके अलावा स्टूडेंट जैसे आगे आगे चलकर एचडीडी वगैरह के बारे में आएगा, तो इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस पॉइंट को। ये मैं स्क्रीन, एक मैंने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। अगर पेपर में क्वेश्चन आया आइडेंटिफाई करवाना, ठीक है, कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, और इनपुट प्लस आउटपुट दोनों कौन से हैं, ठीक है। तो इस जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है ना, इसी में से पूछेगा, ठीक है। इसलिए एक बार जरूर इसको देख कर जाना, ठीक है जी। और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हो। फुल फॉर्म, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है, आगे आएंगे भी वैसी सारी चीजें। जैसे आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग में एसडीडी, ठीक है, अभी आएंगे सारे एसडीडी एसडीडी सब आएंगे, मेमोरीज वगैरह में सब डिस्कस करूंगा। आगे ये नहीं आएगा ओसीआर और ओएमआर, इसलिए इसको अभी का भी कंप्लीट कर लो। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर शीट वगैरह होती है। ओसीआर होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है जी। वीडीटी होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म, कॉम की फुल फॉर्म होती है। तो यहां की स्क्रीन से कंफर्म है, या तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन बन जाए, इसको एब्रीवेशन बोलते हैं, किसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा एग्जाम में कि आइडेंटिफाई करवाएगा क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है, क्या ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों, राइट। तो आई होप यहां से क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो बन जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए, प्रिंटर कितनी कैटेगरी में होते हैं? दो कैटेगरी में प्रिंटर होते हैं। एक तो फिजिकल टच करता है, जाकर पेपर के ऊपर हमारा जो रिबन होता है वो इम्पैक्ट होता है। और आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जनरली उसमें लेजर जो प्रिंटर है वो बहुत फेमस है। तो दो कैटेगरी में, इम्पैक्ट जहां रिबन यूज होता है जनरली, जो फिजिकल पेपर को टच करता है। नॉन इम्पैक्ट में जो फेमस प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर, ठीक है जी। दो कैटेगरी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को आईपी प्रिंटर भी बोलते हैं, आईपी, और इसको नो आईपी एनआईपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआईपी, ठीक है जी। चलिए, तो इनकी डेफिनेशन है। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो आप देख पा रहे हो ये लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, ठीक है जी। ये स्क्रीन पर ये ट्रेंडिंग में है लेजर प्रिंटर। और एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ लेजर की फुल फॉर्म एक बार जरूर चेक करना गूगल के ऊपर कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है जी। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? LASER, ठीक है जी। चलिए, देखिए ये कोई जो क्लास चल रही है ना, इस क्लास के लिए इसका 100% आउटपुट लेने के लिए ना 10 से 20% एफर्ट आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत मेहनत करके अगर कोई चीज़ बनाई गई है, उसका आउटपुट उसको ही तभी मिल पाएगा, किसी को भी, जिसको भी ये लेना है,
उसको इस पर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3 कैटेगरी के प्रिंटर में आपसे पूछ ले अगर, जो लेजर प्रिंटर होता है इसका जो पेज पर मिनट जो प्रिंट होता है वो पेज पर मिनट के हिसाब से होता है, इंक जेट का पेज पर मिनट इसका भी इसके हिसाब से होता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो अर्ली प्रिंटर थे वो होते हैं करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से, इसके हिसाब से कि कितने करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से इसने टाइप किए, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कंप्यूटर हमारे आए तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब एक कंप्यूटर ऑलमोस्ट एक रूम में आया करता था। फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन, आज कंप्यूटर हमारी पॉकेट में है। ये सुनो, इसका इसका रीजन यही है कि हम जिस एज में आ रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं मैनिचुराइजेशन। मिनिचुराइजेशन का मतलब हायर से लोअर साइज की तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो साइज हुआ है कंप्यूटर का पिछले अराउंड 100 ईयर्स में, साइज वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, और जो स्पीड है वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। यस और नो? इसके बहुत सारे रीजन है। इसका मेन रीजन है जो मेन रीजन इस जो है कंप्यूटर का इतना एडवांसमेंट होना, वो सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, आईसी। अब तो इंडिया में भी आईसी के ऊपर काम शुरू हो गया, इसलिए उस टाइम से आईसी पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन याद रखना इसका मेन रीजन है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का बनना, जिसपे थाउजेंड्स ऑफ सर्किट एक आईसी पे आ जाते हैं, छोटी सी आईसी पे आ जाते हैं, और साइज ऑफ कंप्यूटर बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, पावर कंजप्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में फोन कहाँ पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एक बार जल्दी से यहां पर रिकॉल करेंगे, सीपीयू किन दो चीजों से मिलकर बना है? सीपीयू किन दो चीजों से मिलकर बना है, बताओगे? कौन से दो कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के मेनली? हाँ जी, बताओगे? सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली सीपीयू किन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, कोई बताएगा? मैं बताता हूं, कंट्रोल यूनिट, देखिए सारा कुछ लिखा पड़ा है नोट्स के अंदर, प्लस एएलयू, अभी बताया था, ठीक है जी। कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू, ठीक है जी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इसके बाद रजिस्टर्स क्या है ये सब मैं बताऊंगा, सीपीयू के अंदर मेमोरीज वगैरह के बारे में। इस स्क्रीन से आप यही इस चीज से आप यही याद करने की कोशिश करें कि जो सीपीयू है, बेसिकली जो सीपीयू है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, दिस, और उसका अल्टरनेट नेम क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, विच कैन टेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट द डिसीजन। यस और नो? चलिए, तो ये जो फिगर है डियर स्टूडेंट्स, अब सीपीयू को लेकर, सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट देंगे, कोई इनपुट देंगे, उसके बाद सीपीयू को इंस्ट्रक्शन हम डाटा की फॉर्म में देंगे, है ना? यस और नो? और जो आउटपुट आएगी वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आएगी। यस और नो? तो ये जो इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास है, अब सीपीयू क्या कर रहा है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट की मदद से एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, डाटा को ले रहा है, उसके अंदर डाटा को प्रोसेस कर रहा है, किसकी वजह से? एएलयू। और एएलयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट में एक क्लॉक सर्किट है जो सिंक्रोनाइजेशन पे काम करती है, लैच एक तरह से मेमोरी होती है, और सेट रिसेट का जो फंक्शन है, रिसेट सर्किट भी डाला गया है कंट्रोल यूनिट में, राइट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कंट्रोल यूनिट के क्या क्या पार्ट होते हैं। अभी तो मैंने आपको पूछा सीपीयू के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो आपने मुझे बता दिया एएलयू प्लस सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के पार्ट, क्लॉक सर्किट, लैच सर्किट एंड रिसेट सर्किट, ठीक है। अब सीपीयू अब कोई भी डाट काम करेगा तो सीपीयू काम करने के लिए मेमोरी पे डिपेंडेंट होता है। एड्रेस, जितना भी एड्रेस होते हैं, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे कुछ हमने रख दिया, किसी जैसे हमने एक मान लिया यहाँ पे एक होम है, हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है। हर हाउस का एक यूनिक एड्रेस होगा, और हर हाउस में मैंने कुछ सामान रखा है, तो उसका प्रॉपर सामान रखने का एक एड्रेस होगा, होगा कि नहीं होगा? एड्रेस होगा। और जो सामान मैंने रखा वो हमारा डाटा है, ठीक है। उस डाटा को रिट्राइव करेंगे एज ए इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जो मेमोरी यूनिट है उसमें उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है, रैम होती है, रोम होती है, प्राइमरी यूनिट होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है,
वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ सीपीयू के अंदर की मेमोरी का बात मैं आपको बता दूं, जो रैम है, रोम है, आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एसडीडी, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन जो सीपीयू के पास इमीडिएट मेमोरी होती है, जो सीपीयू के पास खुद की मेमोरी होती है, उसको हम रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के लिए होती है रजिस्टर। उसके बाद नंबर आता है कैच मेमोरी का। जैसे कि हमारे पास, हमें कभी जैसे हमें भूख लग रही है, तो हम भूख अपने आप को लगवाना नहीं चाहते, लग जाती। पानी की प्यास हम लगवाना नहीं चाहते, लग जाती है। इसका मतलब हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे टेम्पररी चीजें हैं जो हमारी विश के बिना भी काम करते रहते हैं। तो सीपीयू को जल्दी जल्दी जो डिसीजन लेने हैं, वो रजिस्टर और कैश मेमोरी की, डिपेंडेंट तो ये मेमोरी पे ही है, किसकी मदद से लेगा? रजिस्टर और कैश मेमोरी की मदद से सीपीयू डिसीजन लेगा। ठीक है जी। तो याद रखना, सीपीयू कंटेन टू थिंग्स, रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। मेमोरी की फॉर्म में रजिस्टर एक तरह की क्या होती है? मेमोरी। इस बात को याद रखना। ठीक है, अभी आगे दिखाता हूं, यहां समझिए। ये स्ट्रक्चर देखिए। देखिए, सीपीयू ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, सबसे पहले वो एड्रेस जहां पे भी चेक करेगा, वो जहां से भी डाटा उठाएगा, रीड करेगा, राइट करेगा, सबसे पहले वो किससे, कहां चेक करेगा? रजिस्टर में। सीपीयू के अंदर रजिस्टर। अगर वो डाटा उसको रजिस्टर में एड्रेस नहीं मिला, तो वो कहां चेक करेगा? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी एक तरह से किसके बाद यूज होती है? रजिस्टर के बाद। अब कैश मेमोरी में अगर डाटा मिला तो बोलेंगे मिस, मिल गया तो हिट बोल देंगे, और वहां पे डाटा नहीं मिला तो उसको बोलेंगे मिस। अगर कहीं भी पूछ ले हिट एंड मिस कहाँ यूज होते हैं, तो कैश मेमोरी के लिए यूज होते हैं। अगर हमें डाटा मिला तो हिट, नहीं मिला तो मिस। फिर कहाँ चेक होता है डाटा? प्राइमरी मेमोरी में। और फिर उसके बाद कहाँ चेक होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज क्या है, अभी हम आगे चलकर देखेंगे। तो अभी आपने तीन चीजें समझी। रजिस्टर, ये भी मेमोरी डिवाइस है, टेम्पररी। उसके बाद किसकी बात आती है? कैश की, CASH, ठीक है, कैश मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। यहां तक चीजें समझ में आई? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बता सकते हो। चलिए, तो मैं थोड़ा मेमोरीज के बारे में बता दूं कंप्यूटर की आपको। देखिए, ये होता है स्टूडेंट, ये हमारी मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एसडीडी, ये सब के सब सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। इसमें मेमोरी होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, एसडीडी कार्ड आजकल डलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, रैम और रोम। और रोम, रैम वो डाटा होते है, रैम एक ऐसी चीज होती है, ऐसी मेमोरी होती है जहां पर कंप्यूटर, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ आपको, इस टाइम अगर कुछ लिख रहा हूँ तो ये सारा डाटा रैम में स्टोर हो रहा है। कंप्यूटर ऐसा नहीं कि रजिस्टर और कैश मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं करता, एक्चुअल में ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो सारा जो डाटा होता है रैम में स्टोर होता है, पर टेम्परेरी स्टोर होगा। अगर बाई चांस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर चली जाती है, इमीडिएटली डाटा डिलीट हो जाएगा। तो जो सारा डाटा इमीडिएटली कंप्यूटर के फंक्शन होते रहते हैं, टेम्परेरी डाटा जो काम चल रहा होता है, वो टेम्परेरी डाटा स्टोर कहाँ होता है? रैम में स्टोर होता है। रोम जो बायोस वगैरह से रिलेटेड है, स्टार्टिंग में बताया था, बूट वगैरह का डाटा इसमें शेयर होता है, सेव होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरीज अगर आपको, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है बाद में, और वो परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? परमानेंट। रैम टेम्परेरी मेमोरी है, रोम परमानेंट मेमोरी है, सेकेंडरी भी परमानेंट मेमोरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, जो भी डाटा है अगर आपने सेव नहीं किया, क्योंकि वो रैम में स्टोर हो रहा है अभी, तो इमीडिएटली वो डाटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं, अगर हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आए, तो रैम में डाटा स्टोर होता है जब हम काम कर रहे होते हैं। लाइट अगर चली गई बिना सेव किए, तो वो डाटा सेव करने के बाद वो कहां चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, किसी ड्राइव में आप सेव कर दोगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर से बनी होती है, इसलिए फास्टर होती है। क्या होती है? ट्रांजिस्टर में बीजेटी से बनी होती है, फास्टर होती है। आजकल आपने देखा होगा डायनेमिक रैम आपकी
FET वगैरह से बनती है, इसलिए थोड़ी स्लो होती है, लेकिन पावर कंजम्पशन बहुत ना के बराबर होती है डी रैम से। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, जो बीजेटी से बनती है। स्टैटिक रैम, एस फॉर स्टैटिक, जो बीजेटी से बनती है, पावर कंजप्शन ज्यादा होती है। और डी रैम डायनेमिक रैम होती है, जो FET से बनती है। पावर कंजप्शन तो कम होती है, लेकिन रिफ्रेश रेट स्लोवर होती है जनरली। ठीक है। रोम परमानेंट मेमोरी। अब एम रोम, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम, इनके फुल फॉर्म क्या है, इनके फुल एब्रिविएशन क्या है, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। आजकल आप जब भी कोई लैपटॉप फोन लोगे तो उसमें DDR1, DDR2, DDR3 ये जिस तरह की चीजें लिखी होती हैं, ये आगे चलकर आप देख सकते हो। एग्जाम के लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रैम का जानना जरूरी है, रोम का जानना जरूरी है, फुल फॉर्म जानना जरूरी है, एस रैम जानना जरूरी है। एस रैम फास्टर होती है, लिख लो यहाँ पे फास्टर। डी रैम स्लोअर होती है, क्योंकि बीजेटी से बनी है, बीजेटी फास्टर होते हैं FET। ठीक है जी। ये मैंने सारा बता दिया आपको। टाइप ऑफ मेमोरीज क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, और एक और मेमोरी यहाँ पर जिसको नहीं लिखा मैंने, जो कौन सी मेमोरी होती है, जो CPU की इमीडिएट मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी। यस और नो? ठीक है जी। तो ये सब बता दिया। रैम, एस रैम, बीजेटी से, डी रैम FET वगैरह से बनती होती है। ठीक है जी। स्लोवर है, फास्टर है, सब बता दिया यहाँ पे। रोम रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट होती है। अच्छा, ये परमानेंट, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब एक बार लिख दिया तो लिख दिया, डिलीट नहीं होगी ऐसे। लेकिन रैम क्या है, यहां देखिए, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। अभी बताया ना तो थोड़ी देर पहले, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम नॉन नॉन वोलेटाइल है। तो अभी आपको जब बताया था एम रोम, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पी रोम का फुल फॉर्म बताइए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, ई मीन्स फर्स्ट ई मीन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम, पहली ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, दूसरी ई का मतलब है इरेजेबल, फिर पी रोम का मतलब तो वही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे डिटेल की डाल दिए, वो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। एम रोम है मास्क्ड रोम। ऑलरेडी ये सारा कुछ इस फ्लो चार्ट में बना हुआ है। ठीक है जी। ऑलरेडी ये सारा कुछ इस फ्लो चार्ट में बना हुआ है। एम रोम का फुल फॉर्म, पी रोम का फुल फॉर्म, ईपी रोम का, डबल ईपी रोम का। आप चाहो तो इस मोमेंट पे मुझे डबल ईपी रोम का कमेंट में लिख भी सकते हो, अभी अभी मैंने आपको बताया भी। ठीक है जी। चलिए, ये देखिए भाई, सेकेंडरी मेमोरी में HD कार्ड, SD कार्ड, पेन ड्राइव, SSD। SSD का फुल फॉर्म बताएगा कोई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है जी। हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD। SDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है जी। ओके जी। तो अब तक हमने क्या किया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया, हमने इनपुट डिवाइस के बारे में देखा, आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा, सीपीयू के बारे में देखा। सीपीयू ब्रेन है कम सिस्टम का, मेमोरी होती है, मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी में होती है। कीबोर्ड के फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड, टाइप ऑफ कीबोर्ड्स, कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल कीज के बारे में देखना। ठीक है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एक और नया कंपोनेंट आपको मैंने बताया, फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर, जो चेक करता है सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है बूट करने से पहले। ठीक है। और बूट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। ऑलरेडी मैंने जो पहले क्लासेस ली थी उसमें MCQ करवाए भी थे आपको। ठीक है। वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं डाले अभी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो लास्ट क्लासेस हुई हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्लासेस प्लस ये क्लासेस मिला के आपके पूरे कंप्लीट मार्क्स आएंगे यहाँ से, अगर आपने दोनों सारी क्लासेस लगाई। ठीक है। चलिए, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों आ गए। यहाँ पर समरी दे दिया इनका, ये इनके फुल फॉर्म देखने हैं, इनको रिफ्रेश रेट को जानना है। ठीक है जी। ये IO डिवाइस है, ये यहाँ से स्क्रीन से आप इनपुट आउटपुट और इनपुट प्लस आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ से फुल फॉर्म भी देख सकते हो, OCR का फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म, SDD का मैंने कहा था ना, SDD का फुल फॉर्म आगे बता दूंगा, अभी बता भी दिया थोड़ी देर पहले मैंने। प्रिंटर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के होते हैं। ठीक है जी। लेजर प्रिंटर होता है, लेजर का फुल फॉर्म पूछा था। स्पीड मेजरमेंट कैसी होती है प्रिंटर की। ठीक है जी। ये इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं। CPU किन दो चीजों से मिलकर बना है? हाँ जी, CU प्लस ALU। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है यहाँ पर। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ से पता चलेगा आपको हिट मिस का कॉन्सेप्ट।
कि रजिस्टर क्या है, कैश मेमोरी का यूज क्या है, प्राइमरी मेमोरी का यूज क्या है और सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्या है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं बार बार आपको बोलना कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको याद कर लो भाई। प्राइमरी मेमोरी को याद कर लो भाई। प्राइमरी मेमोरी में रैम आती है जो टेम्परेरी मेमोरी है, डाटा इसी में स्टोर होता है जब काम चल रहा होता है सिस्टम पे, मैं काम कर जैसे भी कर रहा हूँ। रोम परमानेंट होती है। रैम दो टाइप की होती है, डी रैम, एस रैम, ये फुल फॉर्म इनके सारे। ठीक है, DDR1 2 3 4 ये कैटेगरी, एस डी डी मैग्नेटिक टेप, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। ठीक है जी। तो ये इनके टाइप ऑफ मेमोरीज आ गई। रैम रोम, रैम एस रैम, डी रैम के फंक्शन आ गए, रोम के फुल फॉर्म्स आ गए। सेकेंडरी मेमोरी में आपके ये चीज़ें आ गई। ठीक है, जो पेन ड्राइव वगैरह, एसएसडी कार्ड वगैरह आ गई। ठीक है जी। तो ये सब कुछ सीडी रोम का फुल फॉर्म, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज हैं। सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वेरासाइल डिस्क सेकेंडरी में आते हैं। डीवीडी आर डब्ल्यू। ठीक है, ये सब के फुल फॉर्म आपने जानने हैं, एक बार देखने हैं। कैश मेमोरी में बता चुका हूँ, कैश मेमोरी का एडवांटेज क्या है। DDR RAM1 याद होगा आपको, स्टार्टिंग में मैं बता रहा था आपको, ये देखिए DDR1, ये है ना, देखो DDR रैम के ही पार्ट हैं, DDR1 DDR2। ये आजकल आप देखना ना कंप्यूटर पे इस तरह लिखी होती चीजें। तो DDR1, तो ये आपको यहाँ देखिए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो देख लीजिए आप एक बार, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो वर्क के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साइज के हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर कई तरह का होता है। जैसे आज के टाइम में कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हम एक सेकंड रुकिए, इससे पहले मैं ये शुरू करूँ ना, मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पर बेसिक साइज के हिसाब से जो कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है जी, जनरल पर्पस और स्पेशल। तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बेसिकली बेसिक ऑफ साइज के हिसाब से, किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से। ठीक है जी। तो एक बार जल्दी से आ जाए, मैंने 1 मिनट का ब्रेक में पहले शायद आ गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट चले गए। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहां पर वर्क के हिसाब से 3 कैटेगरी, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज के हिसाब से 1 2 3 4 5 कैटेगरी। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, पर्पस के हिसाब से।
इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि इसका एग्जाम्पल बताइए, ये कौन सी कैटेगरी का है, सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ लेगा, ये कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसका आंसर सुपर कंप्यूटर होना भी हुआ, जैसे यहाँ देखिए, देखो एक तो होता है आपका साइज एंड पावर के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड। जैसे हम साइज एंड, मैंने कहा ना यही इंपॉर्टेंट है, साइज एंड पावर के हिसाब से। जैसे ये वाला, एक सेकंड, सुपर कंप्यूटर, तो जैसे सुपर कंप्यूटर था मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। जो स्टार्टिंग जो कंप्यूटर बने भी थे वो फुगाकू, गूगल, सियारा, या फिर इंडिया में भी जो बना था एक परम 8000 है, इसका नाम है परम 8000। हालांकि वो अलग बात है, जो दुनिया में पहली बार सुपर कंप्यूटर बना था, ठीक है जी, वो आज के एप्पल फोन के जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं एप्पल फोन के, उसकी स्पीड लगभग बराबर होती है दोनों की, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है। जो वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं ना जनरली, तो उनके अंदर इसका यूज करते हैं। कहाँ यूज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इनको बिग आयरन भी बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो जन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में हम जनरली यूज करते हैं। लार्ज पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, लार्ज मेमोरीज, लार्ज डाटा बैकअप, आईबीएम जेड सीरीज भी बोलते हैं। और कहाँ यूज होते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में। इनसे कम कैटेगरी के, अगर ये नंबर 1 कैटेगरी के हैं तो ये नंबर 2 कैटेगरी के होते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। जनरली जो स्मॉल बिजनेस जो यूज हम एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स का, ठीक है। और इसमें इसकी रेंज होती है HP 9000, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम। क्यों है भाई, क्योंकि जो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। किसमें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। पेपर में पूछेगा जो आपके डेस्कटॉप वगैरह आते हैं वो कौन से कंप्यूटर में आते हैं, तो वो किसमें आते हैं, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वो मिनी कंप्यूटर में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर किसमें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है जी। तो 3D एनिमेशन वगैरह के लिए कंप्यूटर बना हुआ है, वो वर्क स्टेशन उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो साइज एंड पावर के हिसाब से आपको सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में एक बार देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज होगा, ठीक है जी। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड के हिसाब से, जैसे आपसे पूछेगा स्पीडोमीटर, जैसे गाड़ियों में लगा होता है एनालॉग, थर्मोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, जो मॉडर्न लैपटॉप, स्मार्टफोन होते हैं, यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है। डिजिटल कंप्यूटर होती है जो 0 1 में चलता है, किसमें चलता है, 0 1 में, जो कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ 0 और 1 की, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है जी। हाइब्रिड कंप्यूटर, डियर स्टूडेंट्स, इसमें एनालॉग प्लस हाइब्रिड, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। अगर आप इसकी भी डिटेल क्लास जानना चाहते हैं ना, तो मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो क्लास के एंड में, ठीक है। अगर मुझे लगा कि आज बता देना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एक सेपरेट क्लास रखवा लेना, ठीक है। इस जो ये वन शॉट क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपके डाउट ले लूंगा, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन ये चीजें होंगी नहीं, आपको बस एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों मिक्सचर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी इस दुनिया में जो हमारी जो आउटपुट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, वो एनालॉग फॉर्म में ही होती हैं, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में नहीं है। तो एनालॉग प्लस डिजिटल को मिक्स करके नए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। जैसे आईसीयू सुना होगा आपने, आईसीयू सुना है कभी, आईसीयू। एक तो आईसीयू का फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। भाई क्या होता है, इंटेंसिव पेट्रोल पंप मशीन्स, ये सब के सब हाइब्रिड मशीन्स होती हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है जी। चलिए, जनरल पर्पस, पर्पस के हिसाब से स्पेशल पर्पस, एग्जांपल ट्रैफिक लाइट, माइक्रोवेव ओवन, स्पेशल पर्पस होते हैं, वॉचेस वगैरह, ठीक है। जनरल पर्पस में आपके पर्सनल लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह जनरल पर्पस में ही आते हैं। हालांकि ये पहले भी यूज हो चुका है, लैपटॉप वगैरह आपके जो होती है वो, ये मैंने बताया ना, इस कैटेगरी में ही देखिए माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं, तो कोई नहीं, स्पेशल पर्पस में भी आते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये इवोल्यूशन है भाई। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आई, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बस याद ये रखना है आपको कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आई, फिर बीजेटीज आई, बीजेटीज के बाद अब आईसी आने लग गई। ऐसे होता था ना, जैसे वैक्यूम ट्यूब 10 लगाए आपने, ठीक है, या फिर 10 के साथ 10 और लगा दिए, तो उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो क्या होता था, स्टार्टिंग में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। ट्रांजिस्टर में क्या हुआ, 10 डिवाइस से ही काम चलने लग गया, या फिर 10 और लगा दिए, लेकिन साइज में अभी भी बड़ा ही है। अब आईसी में क्या होता है, आप चाहे 1000 सर्किट लगा लो, लेकिन वो इतने छोटे हैं वो दिखेंगे नहीं, आई से भी नहीं दिखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी आ गई जैसे आजकल,
1000 क्या, लैक्स ऑफ सर्किट भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मैंने 10 की पावर 8 सर्किट लगाने हैं, 10 को 8 बार गुना किया, मल्टीप्लाई किया, इतने सर्किट एक छोटी सी आईसी पे लगाए जा सकते हैं। तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस भी बढ़ गई, साइज भी कम हो गया। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बेसिकली साइज कम होना शुरू हो चुका था। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। यही है वो टेक्नोलॉजी जो सेमीकंडक्टर बेस्ड है। आजकल जो हंगामा होता है ई वेस्ट, जैसे हम मोबाइल ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब भी ये खत्म होते हैं, इनकी लाइफ खत्म होती है, तो ई वेस्ट बचता है। वो ई वेस्ट से बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट आने वाली जनरेशन के लिए बहुत हम एनवायरमेंट खराब कर चुके हैं और करने वाले हैं, क्योंकि हमें हर साल फोन चाहिए, यस और नो, हर साल लैपटॉप चाहिए। तो बेसिकली दिक्कत उनको यूज करने में नहीं है, उसके बाद जो ई वेस्ट होता है उसका रिसाइकल करना ही टफ टास्क है। पॉइंट पर आते हैं। फिर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर आने लगे स्टूडेंट्स, और अब आजकल तो पता ही है आपको एआई बेस्ड जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। ठीक है जी, चलिए अब इनके फुल फॉर्म याद रखना। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये थ्योरेटिकल चीज़ें जब आए हम बात करें, तो ये वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, वैक्यूम ट्यूब। एनिएक यूनिवैक, फुल फॉर्म याद रखना। एनिएक की ये लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, मेंशन कर दिया, इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए, इसमें ट्रांजिस्टर दिखा, देखो ये ट्रांजिस्टर दिखा दिया मैंने, मेलोडी बता दिया आपको। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज आ गई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपके आपके जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर आईसी की एडवांस यूएलएसआई टेक्नोलॉजी आ गई, इसको आईसी एडवांस आ गई। इसमें यूएलएसआई, क्या बोले इसको, यूएलएसआई या फिर वीएलएसआई या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें आ गई जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्किट लगाए जा सकते हैं। साइज बड़ा नहीं होगा कंप्यूटर का, और पावर भी कम कंज्यूम करेगा। टेक, नैनोटेक, नैनोटेक पता क्या होती है, नैनोटेक, नैनोटेक आप समझ सकते हो 10 की पावर -9, बहुत छोटी ये वैल्यू होती है। इतना छोटा साइज हो जाएगा टेक्नोलॉजी का, ये हमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, और परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है डिवाइस की। ठीक है जी, तो ये सब यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में। साइज को लेकर देखिए आप, ये देखिए आप, फोर्थ जनरेशन में हम बोलने लग गए थे, जब हमारी आईसी एडवांस आईसी यूज होती थी, तो बोलने लग गए थे जो कंप्यूटर हमारे बनते थे, फोन, मोबाइल फोन बनते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, कैरी कर सकते हैं पॉकेट में, स्मॉल इन साइज। आर यू फॉलोइंग, यस और नो? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहां तक आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है जी, यहां तक ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है। डेनिस रेडचाई सी का था, बेर्नेट छोटोपिनी इसका था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज वो इंसान था जिसने फर्स्ट टाइम मैकेनिकल और डिफरेंशियल इंजन कंप्यूटर डेवलप किया। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग एब्रीवेशन, फुल एब्रीवेशन फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आई होप आप बता सकते हैं। कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन, ये भी नहीं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ये भी नहीं। कॉमनली ओरिएंटेड, ये भी नहीं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ये है जी, ये मिल गया इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का करेक्ट डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर मशीन है जो प्रोग्राम करती है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है कंप्यूटर, 0 1, ठीक है ये भी। कंप्यूटर प्रोग्रामेबल डिवाइस है, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ सारी ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सी, असेंबली, बाइनरी लैंग्वेज। ये स्टूडेंट बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 वाली लैंग्वेज, ये समझता है कंप्यूटर। बेसिक, ये भी नहीं है इसका आंसर।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आई होप ये तो आपको पता ही होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है। इसका कमेंट में आंसर करना है, जब देख रहे होंगे आप रिकॉर्डेड या लाइव, जब भी कमेंट में बताना मुझे कि सीपीयू का सॉरी ब्रेन क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है। कुछ सोच रहे होंगे सर ने बता दिया कुछ अभी कुछ देर पहले। मुझे पता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, मैंने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, लिखना फिर भी कोशिश करना। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये तो वही बता पाएगा ना जैसे स्टार्टिंग से क्लास सुनी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वर्सेटिलिटी होती है बिल्कुल, एक्यूरेसी बिल्कुल होती है, डिजिलेंस काम करता है, घंटों काम करता है, थकता नहीं है। कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता। ये इसका आंसर है। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा डी। इसे नोट पूछा है ना, नोट कैरेक्टरिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो वन होती है, जीरो। इनको क्या बोलते हैं, वन और जीरो को बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। ठीक है जी। किलो बाइट 2 की पावर 10 होता है, इसमें 1024 बाइट बन जाएंगी। निबल कितने बिट से बनता है, 4 बिट से बनता है, 4 बिट के मिक्सचर। और बाइट किससे बनता है, 8 बिट के मिक्सचर से। अगर 8 बिट लिखी गई है, जैसे मैं लिखता हूँ 1111 0 0 0 0, ये 1 बाइट बन गई। यहाँ लिख दिया मैंने 111, ये 4 बन गए, तो ये निबल बन गया। क्या बन गया, निबल। बिट सबसे छोटी वैल्यू होती है कंप्यूटर की। ठीक है जी, डाटा की। ये हो गया जी, ये सारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। आप भी कोशिश करो, कुछ कमेंट में आंसर दिया करो। ठीक है, सब बता दिया, सारा कुछ क्लास से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और पेपर भी देखना यहीं से बनेगा, क्योंकि ये सब कुछ ही डाल दिया गया इसमें। ठीक है, एमसीक्यू डाल दिया, थ्योरी डाल दी, सब कुछ कंप्लीट। विच ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन इन द, अभी डाटा पूछा था, इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ। बेसिक यूनिट क्या होती है, बिट होती है भाई। क्या होती है, बिट। 1024 किस क्या मीनिंग होता है, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को हम बोलते हैं 1K, 1 किलो बाइट। हाउ मैनी बिट इन द बाइट, अभी बताया 8 बिट होती है। 2 मिनट पहले आंसर दे चुका हूं चीजों की। व्हाट इज द स्टोरेज साइज, विच स्टोरेज साइज इज द स्मॉलेस्ट। देखिए मैं आपको बता दूं, किलो बाइट, जो किलो बाइट होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है, किलो बाइट इनके अंदर। ठीक है, सबसे स्मॉल। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए स्टूडेंट। हाँ जी, कोई बताएगा रैम का फुल फॉर्म। एक सेकंड, जस्ट वेट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, गुड जी गुड। अब तो बता दिया। ये पता कौन सा डिवाइस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आती है और टेम्पररी मेमोरी होती है। क्या होती है, टेम्पररी। जब हम काम कर रहे होते हैं सिस्टम पे, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही काम चल रहा होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम वोलेटाइल होती है, डाटा उड़ जाता है इससे, और रोम नॉन वोलेटाइल होती है। यही इसका आंसर है, ए में ही मिल गया आंसर, बाकी हटा दो। हाउ मेनी बाइट्स इन किलो बाइट, 2 की पावर 10 होती है, और 2 की पावर 10 होता है 1024। तो इसका आंसर बनेगा 1024। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज प्राइमरली यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज वाइल प्रोग्राम इज रनिंग। चलिए, ये तो मैंने 20 बार बता दिया आपको। 20 बार तो नहीं बताया, 2 या 3 बार ही बताया होगा। जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो कौन सी मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी यूज हो रही होती है, कौन बताएगा, कौन बताएगा। आंसर है रैम। अभी बताया था ना कि रैम जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उस रैम पे काम होता है, सॉरी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है उस पे काम चल रहा होता है। अगर डाटा हम साथ साथ क्या करते होते हैं, फिर हम काम कर रहे साथ साथ सेव करते होते हैं उसको। ठीक है, रैम होती है, इसलिए इसको सेव करना बहुत जरूरी है डाटा।
चलिए इसका आंसर दे चुका था मैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा? रैम में तो डाटा टेम्पररी स्टोर होता है ना, फिर उसके बाद कहां शिफ्ट होता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज में। कहां स्टोर होता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्वैपिंग। हाँ जी, जस्ट वेट। Okay, now which type of memory is often used in mobile device due to lower power consumption? रैम, फ्लैश मेमोरी होती है भैया। क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये तो हो चुके हमारे। तो अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने क्या देखा? अगर हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए रोक लें चीज़ों को, हमने मेनली क्या क्या यहाँ पे देखा? एमसीक्यूज देखे, एमसीक्यूज देखे, आईओ डिवाइस देखे। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, आईओ डिवाइस वाला। ठीक है, और उसके बाद this page is very important for सीपीयू अंडरस्टैंडिंग। सीपीयू किस चीज़ से बना है, सीपीयू का क्या कॉन्सेप्ट है, और नो डाउट इसके बारे में आईओ डिवाइस तो है ही। कीबोर्ड के फंक्शनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फंक्शन कीबोर्ड के, मतलब उसके की फंक्शंस की के बारे में जानना। एमसीक्यू नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। और इसके बाद की ये वाली, जिसमें ये हिट एंड मिस रेशियो का कॉन्सेप्ट, कैश मेमोरी, रजिस्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी का डिफरेंस हमें समझ में आता है। और नो डाउट यहाँ पर बेसिक ऑफ साइज के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत जरूरी था। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। मैं आपसे कहता हूँ कि आईसीयू कौन सी कैटेगरी में आता है? आईसीयू जो देखो, आईसीयू में कभी आप देखा होगा या टीवी में, या बाई चांस कभी गए होंगे आप लोग, इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल में होता है, तो वहां पर कौन से कंप्यूटर होते हैं आपने देखा भी होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये सब कुछ कर चुके हैं। और उसके बाद एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, ये एमसीक्यूज हो चुके हैं, जनरेशन हो चुकी हैं। ठीक है जी, चलिए, ये सब हम कर चुके हैं यहाँ पर। नाउ हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है एक तरह से, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में मैनेज करता है, जो मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं और जो सॉफ्टवेयर उनको जो मैनेज करता है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको मैं बता दूं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लिनक्स सुना होगा आपने डेस्कटॉप के लिए, एंड्रॉइड सुना है, आईओएस सुना है, ये सब सुने हैं आपने, अपने फोन वगैरह में यूज करते हैं। ये सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जैसे पीसीज के लिए आपके विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11, विंडो 8, ये सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है जी, इसको एक बार जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, सो के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आइडेंटिफाई करवा लेगा पेपर में, आगे क्वेश्चन देख लेंगे इनके। स्टूडेंट, जब सिस्टम हम काम करते हैं, सिस्टम पे हम काम करते हैं, तो वो किस तरह की भाषा समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ और, जब स्टार्टिंग में सिस्टम हमने बनाया, कंप्यूटर हमने बनाया, तो लैंग्वेज की फॉर्म में इसको समझाया। तो जब लैंग्वेज की फॉर्म में इसको हमने समझाया, तो कुछ लैंग्वेज की फॉर्म में इसको डाटा हमने देना शुरू किया, वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जब हमने बात की लो लेवल लैंग्वेज, किसकी बात की? लो लेवल लैंग्वेज। फिर बात की मशीन लैंग्वेज, फिर बात की असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहली लैंग्वेज जो आई थी, वो मशीन लैंग्वेज आई थी। तो कंप्यूटर जो आज भी भाषा समझता है सबसे लो लेवल पर, वो 0 और 1 की भाषा समझता है। तो हमने बोला भी था कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, 0 1 को, इसको बाइनरी भी बोलते हैं। सीपीयू इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज को हम कंप्यूटर को 0 1 नहीं देंगे, हम उसको कुछ न्यूमोनिक्स की फॉर्म में बोलेंगे कि ये ए डबल डी है। तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा ए डबल डी का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। ये लिखो, लिखा हुआ है न्यूमोनिक्स में एम साइलेंट है बच्चों। ठीक है, ऐड हो गया, मूव का, ऐड का मतलब एडिशन, मूव का मतलब मूव करना। तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? न्यूमोनिक्स।
तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इन न्यूमोनिक्स को वापस 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि असेंबलर चाहिए। फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है, सी आती है, C++, ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। जहां पर हम इंटरप्रेटर या कंपाइलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वापस इनको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लो लेवल पे तो 0-1 ही कन्वर्ट समझेगा कंप्यूटर, क्या समझेगा। तो यहाँ पर इस समझने वाली बात ये है कि अगर पेपर में पूछे कि हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे सी है, C++ है, तो वहां पर क्या किसकी जरूरत पड़ेगी उसको 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए, तो जरूरत पड़ेगी कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की, ठीक है। असेंबली में असेंबलर की जरूरत पड़ने वाली है, असेंबलर की नाम से याद हो जाएगा, असेंबली में असेंबलर की जरूरत पड़ती है 0-1 बनाने के लिए। और मशीन में कुछ किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी डाटा 0-1 की फॉर्म में होता ही, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में बताया है। अब हम आज के ट्रेंड की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है जी। हाँ जी, इंटरनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनेट क्या होता है भाई। देखिए यहाँ पर इंटरनेट की हिस्ट्री, ये अपारनेट फर्स्ट टाइम आया था, इसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। इंटरनेट में कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TCP/IP, ठीक है जी। ये किसने बनाया था, बॉब खान और विंटॉप, जो इंटरनेट का बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था TCP/IP, जो यूज आज भी यूज़ होता है TCP/IP, बॉब खान एंड विनोद सैर्फ। इंपॉर्टेंट है ये, 1970 वाला, ये नहीं मिल सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब नाम याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म होती है, WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। तो ये हिस्ट्री है। रॉबर्ट बॉब खान, इसको मैंने कहा ना नाम याद रखना, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है जी। और TCP/IP का बोला मैंने विंडोज सर्फ, अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी ये चीज़ें। हिस्ट्री में, हिस्ट्री में समझाना क्या है, नहीं पढ़ना ही है आपको, ठीक है जी। तो आज के टाइम में जैसे ब्रॉडबैंड यूज़ हो रहा है, पता ही होगा आपको। तो DSL आती है, कई बार आपके घर में DSL स्लो लो आती है, तो नेट नहीं चल रहा होता। जब वाईफाई जिनके घर में कनेक्शन है, तो DSL का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है जी। फाइबर ऑप्टिक सेटेलाइट्स, ठीक है जी। डायल अप बहुत पहले यूज होते थे, डायल अप कनेक्शंस, ठीक है, अब ट्रेंड में नहीं है, ठीक है जी। वाईफाई और वाईमैक्स, देखिए स्टूडेंट, दो तरह से आपके घर में इंटरनेट आता है, या तो किसी वायर के थ्रू, वायर के थ्रू अगर आएगा तो उसको वायर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायर्ड। अब वो वायर्ड, वायर के थ्रू आएगा इसको वायर्ड बोलेंगे। और अगर वायर, बिना वायर के कनेक्शन आ रहा है तो उसको बोलेंगे वायरलेस। क्या आ रहे हैं, वायरलेस, है ना, यही हो सकता है ना बच्चों। तो वायर के थ्रू आ रहा है या फिर वायरलेस। तो वायर के थ्रू जैसे ऑप्टिकल केबल आ रही है हमारे घर में, ठीक है, एक वायर देखा होगा आपने, वाईफाई की वायर आती है तो उसको वायर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल केबल आ रही है। अगर वायरलेस है, अब वायरलेस में दो कैटेगरी है, वाईफाई, हमारा फोन वाईफाई से भी चल जाता है, और एक होता है वाई मैक्स। वाईफाई होता है एक, वाई मैक्स। एक तो वाईफाई और वाई मैक्स की फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लैन एक होता है, लैन एक होता है, मैन एक होता है, डब्ल्यू वैन, ठीक है, डब्ल्यू वैन, ठीक है। तो लैन ये है, लोकल एरिया नेटवर्क, इस पे बताऊंगा अभी मैं। ये वायरलेस, वायरलेस वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी। और वाईमैक्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों के दोनों ये वायरलेस है, बस रेंज किसकी ज्यादा है, वाईमैक्स की रेंज ज्यादा है, वाईफाई की रेंज कम है। स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा सॉरी, ब्रॉडबैंड की होती है, फिर वाईमैक्स की, फिर वाईफाई की, और फिर सबसे कम डायल अप की, ठीक है जी। वाईमैक्स की स्पीड अगर वायरलेस कनेक्शन कंपेयर करने, वाईमैक्स की माइल्स में होती है और वाईफाई की फीट में होती है, मतलब 100-150 फीट के अंदर अंदर वाईफाई की रेंज होती है, ये पता ही होगा आप लोगों को, जो हम यूज भी करते हैं, आपके घरों में यूज होती है, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है भाई। देखिए मैं बार, मेहनत चाहिए आप लोगों की, मतलब आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए। ये क्लास अगर आपने पूरी करनी तो तभी क्वेश्चन, ये क्लास पूरी हो पाएगी जब आप डेडिकेटली इस क्लास को एक एक पॉइंट यहाँ से सुनोगे, ठीक है। इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, पूरा कंप्लीट टीम वर्क तभी हो पाएगा, पूरे क्वेश्चन एग्जाम के तभी ठीक हो पाएंगे जब आप एंड तक बने रहेंगे। पॉइंट ये, चलिए ठीक है जी।
तो ये अभी प्रोटोकॉल्स बताऊंगा मैं आपको, वेब ब्राउजिंग की प्रोटोकॉल्स, ईमेल्स की प्रोटोकॉल, एसएमटी क्या होती है, पॉप3 क्या होती है, आईमैप क्या होती है, सारी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है तो आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है बच्चों। और आईपी एड्रेस, जैसे अगर आईपी एड्रेस से आपका इंटरनेट आइडेंटिफाई हो जाएगा, और आईपी एड्रेस से अगर ये जानना हो तो फिर किस फोन से, जैसे किसी ने कुछ कोई स्कैम कर दिया, कहीं किसी एरिया से कोई स्कैम हो गया, और उस वहां पर ये देखेंगे किस आईपी एड्रेस पे ये हुआ है, तो वहां पर देखेंगे इस आईपी एड्रेस से हो, ये भी हो सकता है ना, वहां पे कितने एक इंटरनेट के आईपी एड्रेस होता है, कितने फोन कनेक्टेड है, तो ये कैसे पता चलेगा कि किस फोन से ये हुआ है, तो वो मैक एड्रेस होता है, क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है आईपी एड्रेस वगैरह, जो हम सिक्योरिटी पर्पज से देखते हैं। हर नेटवर्क का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है जी। तो ये आगे बताऊंगा मैं आपको इंटरनेट सिक्योरिटीज में। तो ये आईपी एड्रेस के बारे में आ गया। इस IPv4 और IPv6 दो कैटेगरी में आता है, ठीक है। ओके जी। अगर मैं वेब ब्राउजर की बात करूं, तो www वर्ल्ड वाइड वेब, ये बताया आपको, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये फोकस करने दीजिए। हाँ जी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हमारे पास जो वेब ब्राउजर हैं वो कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, आपको टॉप वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था, सुना होगा आपने, फिर उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर का बंद हो गया, ऑफिशियली डेड हो गया। सफारी है, फायरफॉक्स है, ये सारे के सारे हमारे वेब ब्राउजर हैं। इसकी जब भी हम वेबसाइट यूज करते हैं तो हम एक यूआरएल डालते हैं, तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, यूआरएल का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो ये बनाया था, जैसे फादर ऑफ डब्ल्यू के हैं वो बर्नर ली है, कौन है, बर्नर ली, बर्नर ली, ये वही है बर्नर ली, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत, बर्नर ली, हाँ जी। अब जब भी हम कोई इंटरनेट पे एड्रेस डालते हैं तो सबसे पहले एचटीटीपी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एचटीटीपी लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, एचटीटीपी। तो एचटीटीपी होता है बच्चों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है आपकी। उसके साथ ये एस वर्ड का क्या मीनिंग है, अभी वेट करो, एस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एस का क्या मीनिंग है यहाँ पर, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर होता है होस्ट नेम, और लास्ट में होता है फाइल नेम, क्या होता है, फाइल नेम, ठीक है जी। यहां तो होता है फाइल नेम। तो यहां इस पिक्चर से ये समझ में आएगा कि जो वेब ब्राउजिंग हमारी होती है, तो वेब ब्राउजिंग हमारी होती है तो बेसिकली जब हम, वैसे समझिए एक प्रोसेस कैसे शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि कोई सबसे पहले आप यूआरएल डालते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट डालते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है, प्रोटोकॉल्स में बताऊंगा आपको, फिर वेब ब्राउजर पे जाएगी ये बात, फिर वापस वहां से रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब ब्राउजर क्या करता है, तीन काम करता है, एचटीएमएल, इसमें तीन चीजें लिखो, एचटीएमएल फर्स्ट वेब पेज होता है एक तरह का, सीएसएस, कैस्केडिंग साइट शीट्स होती है, और एक होता है जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को कंपाइल करके असेंबल करके हमें जो होता है एक पेज बना के देता है, फर्स्ट वेब पेज बना के देता है। इन तीनों का यूज होता है हमारे वेब ब्राउजर, इन तीनों को यूज करके वेब पेज बना के देता है, जिसको हम HTML कहते हैं। CSS, HTML होता है आपका फर्स्ट पेज एक तरह से, CSS कैस्केडिंग शीट्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट कैस्केडिंग शीट्स किस लिए होती है, स्टाइलिंग के लिए, एस्थेटिक के लिए, जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर फीचर्स डालने के लिए, ठीक है, एक तरह से फीचर डालने के लिए। तो जो ये प्रोसेस होता है, इनको कंपाइल करने के प्रोसेस को बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस। एक बार पेपर में आया था, रेंडरिंग प्रोसेस क्या होता है, रेंडरिंग प्रोसेस ये वेब ब्राउजर यूज करता है। कौन यूज करता है, HTML। हमें सबसे पहले वेब पेज बना के देगा HTML, उस वेब पेज की एस्थेटिक ठीक करनी है तो CSS पेज, उस पर फीचर्स डालने हैं, जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इनको सबको असेंबल करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रेंडरिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ये याद रखना, और ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। किसमें होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, ठीक है जी, ये बात याद रखना।
सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आज के टाइम में। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सिक्योरिटीज़ हैं वो किस फॉर्मेट में हम सिक्योरिटीज़ को यूज़ करते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं और क्या क्या थ्रेट हमें हो सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड रुकिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं एक शीट भी दूंगा आगे चलकर, उस शीट्स में मैं आपको बता दूं जैसे जो बेसिकली हमें दिक्कतें होती हैं। जैसे एक तो ये समझिए आप, एक कुकीज़ होता है, कुकीज़ आपने देखा जब भी आप कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कुकीज़ आता है। तो कुकीज़ बड़ी पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो वो कंफर्म करवाता है सिस्टम से कि आपको कुकीज़ सेटिंग यस करनी है कि नो करनी है। अगर कुकीज़ सेटिंग आप यस कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं अपना या कोई इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो अगर कुकीज आपने ऑन की हुई हैं तो फिर दोबारा आप ऑन करोगे ना सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली वो कुकीज से उठा लेगा और आपको यूजर नेम पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है कुकीज से, इसकी नजर, कुकीज की जो नजर, कुकीज के ऊपर जो नजर होती है वो हैकर्स की होती है। आपका जो डाटा है, जो डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, वो यहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? हैकर्स। स्पेलिंग्स का देख लेना बच्चों, स्पेलिंग्स कई बार हो सकता है कि क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ हो सकता है कि कंप्यूटर के कीवर्ड्स अलग हो जाए। हैकर्स की नज़र होती है। यहाँ तक कि इसके ऊपर, कुकीज़ के ऊपर किसकी नज़र होती है? जो कंपनीज होती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, वो मार्केटिंग, वो आपको देखते हैं कि आप क्या चीज़ें जनरली देखते हो, तो हिस्ट्री चेक करते हैं आपकी, जनरली आपको क्या पसंद है, तो उसी अकॉर्डिंग फिर आपको कुकीज़ को देखकर एक मार्केटिंग पैटर्न बनाते हैं आपके ऊपर और ट्रैक करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप परचेज करो, ठीक है। तो ये कुकीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं दूंगा आपको, एक शीट दूंगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। कुकिंग होता है, फिशिंग होता है, फिशिंग वो नहीं, फिश पकड़ने वाला नहीं, वो वाला फिशिंग नहीं है, PHISH, फिशिंग। फिशिंग होता है जैसे आपको ना, आपसे कोई क्रेडिट कार्ड की, आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे आपसे, कोई नकली वेबसाइट बना के दे दे आपको फॉल्स, और आप उन्होंने कोई आपने पेमेंट करनी है और आप उसको पेमेंट करने लग जाए, तो जैसे ही आप अपना वहाँ पे कार्ड नंबर डालोगे, अपना OTP डालोगे, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चल जाएगी। तो फिशिंग होता है, एक तरह से फॉल्स वेबसाइट्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाने के लिए फॉल्स वेबसाइट होती है, फिशिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा था प्रोटोकॉल्स के बारे में, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है जी। प्रोटोकॉल्स क्या थी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि भाई HTTP होती है, HTTPS होता है, HTTP होती है, HTTPS होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया था। फिर FTP होता है, ST मैप होता है, आई मैप होता है, पोप होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि क्या चीजें होती हैं। प्रोटोकॉल्स एक बार देख लो, प्रोटोकॉल्स एक बार देख लो, इसको मैं थोड़ा मैनुअली बता रहा हूँ प्रोटोकॉल्स के बारे में। देखिए एक तो होता है HTTP, क्या होता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके साथ एक और प्रोटोकॉल यूज होती है, जनरली इंटरनेट के अंदर यूज करते हैं, HTTP। आप एक बार पेपर में पूछा था HTTP के साथ ये S क्या है, ये S है सिक्योरिटी के लिए। तो जनरली वो वेबसाइट के साथ जिसके साथ S लगा होता है, सिक्योर्ड साइट विद सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड साइट्स होती हैं, HTTPS। तो जनरली हमें कुछ, अगर कोई वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि HTTPS के साथ है या नॉर्मल HTTP के साथ है। तो HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट, सिक्योर्ड। इसमें SSL सर्टिफिकेट होता है जो इनके साथ अटैच होता है। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर बोलते हैं इसको, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेट इनके साथ होता है, ठीक है जी। उसके बाद जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो एक मेल, सॉरी, एक होती है FTP। हम कोई भी डाटा जब कंप्यूटर पे सेंड करते हैं तो फाइल बाय फाइल जो डाटा वो जाता है तो उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सी होती है? FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पूरा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप समझ जाना। अच्छा, ईमेल जब हम सेंड करते हैं, ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो हमारे पास एक STMP होता है, सिंपल मेल, ईमेल, ये ईमेल वाली है, वो याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। और इसमें एक पोप यूज होती है, POP, और एक होती है आई मैप। तो हमें मेल रिसीव हुई है कि नहीं हुई, फास्ट करनी है कि स्लो करनी है मेल को सेंड हमने, तो वो ईमेल के इन्हीं वर्जन से हम करते हैं, इन्हीं प्रोटोकॉल से करते हैं, आई मैप।
तो पॉप होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है जी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट में बताना सर्च करके आई मैप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब भी हम कोई मेल रिसीव करते हैं तो वो मेल सर्वर से पहले उठा के उसको सर्वर वाली मेल को डिलीट कर देगी या उसको डिलीट नहीं करेगी। उसी बिहाफ पे दो मेल बनी है मेल रिसीव करने पे, पॉप जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं और एक होती है आई मैप, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में कि क्या इनमें मेन डिफरेंस होता है। मेल रिसीव करने के लिए पॉप या आई मैप दोनों में से किसी एक का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे समझ लीजिए मेल रिसीव करने में या तो हम पॉप का यूज करते हैं या आई मैप का यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे। मालवेयर जो कंप्यूटर में वायरस होते हैं, जो ऐसे मलेशियस कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, मलेशियस, वॉर्म, ट्रोजन। वायरस स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वायरस का ऐसा होता है कि अगर आपने किसी सिस्टम पे वायरस आ गया तो जिस प्रोग्राम में है वहीं रहते हैं, ठीक है। अगर किसी ये जिस प्रोग्राम में जिस फाइल में है वहीं पे रहेंगे। ये वायरस का जैसे ह्यूमन आपने सुना होगा वायरस के बारे में, जैसे किसी वायरस जनरली लिविंग बींग्स में आके एक्टिव होता है, वैसे इनएक्टिव रहता है हवा में। तो वायरस ऐसे मैलिशियस कोड है जो किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं और जैसे जैसे प्रोग्राम के दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे उसके साथ मूव करते चले जाते हैं। वोम और खतरनाक होते हैं, वोम खतरनाक होते हैं। वोम खुद से ही रेप्लिकेट करते रहते हैं अपने आप ही, बिना किसी ऐसे प्रोग्राम में भी चले जाते हैं जहां पर हमने इसको टच भी नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हमें अनवांटेड ईमेल, जंक मेल, स्पैम वगैरह को देख लेना चाहिए कि ये हमें इसको क्लिक करना है कि नहीं करना है। और अगर किसी मेल को आप किसी भी आपको रिस्की लग रहा है, इन पे मुझे मेरा इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है इसमें मेरा इन्फॉर्मेशन है और मुझे इसको देखना भी है, इस मेल को चेक भी करना है इसमें क्या कंटेंट है, तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा जाने से पहले क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। ट्रोजन हाउस हॉर्स ये भी एक तरह से मेलवेयर है। मेलवेयर समझ गए, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मवेयर एक वर्ड बोला था, फॉर्मवेयर अलग है, मेलवेयर अलग है। मालवेयर होते हैं मलेशियस कोड जो सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, समझ में आया। स्लोली सिस्टम की सारा जो बैंडविड्थ है वो कंज्यूम कर जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आपको लग रहा है ना कि सिस्टम को आपने सेफ रखना है तो आप एंटी फिशिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एक सैंडबॉक्स यूज कर सकते हो, सैंडबॉक्स आता है। सैंडबॉक्स क्या होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप जो भी फाइल पे क्लिक करोगे तो जो भी अगर वहां पर कुछ मैलिशियस कोड हुआ, वायरस हुआ, तो उसी एरिया में रहेगा, उसी एरिया में रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, किसी और फाइल में नहीं जाएगा। इसको एंटी फिशिंग सैंडबॉक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, पेपर में पूछेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस टेक्निक को क्या बोलते हैं जिसमें कोड बाहर नहीं जाता, कोड इन्फेक्टेड कोड बाहर नहीं जाता, उसको सैंडबॉक्सिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडबॉक्सिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सैंडबॉक्सिंग याद है क्या बोला मैंने? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो आप, जिससे आप उसी के अंदर वो प्रोग्राम खोलोगे, उसी में वो रहेगा, बाहर वो नहीं निकलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए भी आप लोगों का इसमें ना, इसको करने के लिए। नेक्स्ट है ईमेल, नेक्स्ट है ईमेल। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या अभी किया। ये मलिशियस कोड है, फिशिंग प्रॉपर्टीज है, ये देखा। मेल रिटाइप करने के लिए एचटीटीपी होता है, एचटीटीपीएस फॉर सिक्योरिटी होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, एसएसएल का फुल फॉर्म याद रखना, एफटीपी का फुल फॉर्म याद रखना, एसएमटी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप मेल होती है, पोस्ट ऑफिस मेल होती है, पोस्ट ऑफिस मेल। आई मैप किसी ने करा मैसेज? नहीं किया अब तक। आई मैप होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज आई मैप होती है। ये दोनों को रिसीविंग मेल रिसीव प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये यहां से देख लेना भाई एक बार। चलिए, मेलवेयर होते हैं इन्फेक्टेड कोड। तो ये कुछ हमारा, ये देखिए हमारा जो जीमेल जैसे हम खोलते हैं तो कंपोज जहाँ से मेल लिखते हैं, इनबॉक्स जहाँ पे, इसको हम ना ये स्टूडेंट कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप एक बार ना अपनी जीमेल खोल के उस पर कस्टमाइज करके देख सकते हो। जो जो टैब आपको यहाँ चाहिए उनको आप यहाँ रखो, बाकी को आरचीज कर लो। ड्राफ्ट का क्या यूज है, सिग्नेचर इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें स्पैम क्या होता है। एक बार आप जरूर मेरे कहने से इसको अपना एक बार ना जीमेल का जो इंटरफेस खोल के एक बार जरूर चेक करना कि इसमें कौन कौन से फंक्शन है, राइट। सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ड्राफ्ट का क्या फंक्शन है, स्पैम में कितने दिन तक मेल रहती है, वो आप एक बार जरूर देखना, स्पैम में कौन कौन सी मेल्स आती हैं, ठीक है।
तो ये सब एक बार आप जरूर चेक करना अपनी जीमेल के अंदर, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। चलिए, तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। स्ट्रक्चर तो पता ही है आपको, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एड्रेस होता है, बॉडी होती है, सिग्नेचर होता है, सबसे लास्ट में सिग्नेचर होता है। ऑथेंटिसिटी शो करता है किसी भी, जब आप किसी को मेल भेजते हो अगर वहां पर सिग्नेचर है तो ऑथेंटिसिटी प्रूव कर रहा है वो, ठीक है। कौन कौन से वेब ऐसे पेज है जो हमें मेल का सर्वर देते हैं, क्लाइंट इनको बोलते हैं, जो जीमेल हो गया, याहू बोल गया, आउटलुक हो गया, थंडरबर्ड हो गया, ये क्लाइंट है जो हमें मेल प्रोवाइड कराते हैं, मेल का एक्सेस देते हैं, ठीक है। इनको क्लाइंट हम बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि लैन, मैन और वैन, ये स्टूडेंट्स लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे एक वाईफाई चलाना है अपने एक बिल्डिंग के अंदर तो लैन का यूज होता है। मैन, एक सिटी के अंदर आपने चलाना है, मेट्रो, अपने केबल टीवी वगैरह, ठीक है जी। मैं वैन, जो इंटरनेट आता है ना वो इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक पूरी सिटी वाइड में अगर आपने इंटरनेट केबल वगैरह कुछ भी यूज करना है तो उसमें वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है। मैन होता है कंपैरेटिवली सिटी में, मतलब जैसे ये तो एक हाउस में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया मान लिया, लैन तो हॉस्पिटल में लग जाएगा, तो 6 सिटी में लग जाएगा आपका मैन, मैन कनेक्शन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है। लिखा ना कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आपको ना एग्जांपल याद करने हैं ना कि किसको कहाँ यूज करते हैं, इसको हॉस्पिटल में, इसको सिटी में, इसको ओवर द सिटी, वाइड सिटी, वाइड सिटी, सिटी के बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं वैन को, ठीक है जी। ये डिफरेंस एक बार जरूर चेक करना, लैन मैन वैन के ऊपर डिफरेंस आ जाता है पेपर में। हाँ जी, अगर हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर उसको कर लेता है रिसीव, तो अगर एक डायरेक्शन से ही हम डाटा को भेज रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन से उसको रिसीव कर रहे हैं, ये यूनिडायरेक्शनल है। जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हम केबल्स कुछ देखते हैं तो सिर्फ हम उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स या कोई भी वेब सीरीज आप देख रहे हो तो अगर उसमें कोई एरर आता है तो खुद से खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है। हमारी तरफ से रिसीवर साइड से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, सिर्फ वन एंडेड यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, सिंप्लेक्स चैनल उसको बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में बात कर सकते हैं पर वन एट ए टाइम, जैसे वॉकी टॉकी सुना होगा आपने, चाहे या इधर से इधर बात होगी और जब ये बात करना बंद कर देगा तो फिर इधर से इधर बात भी हो सकती है, इसको वॉकी टॉकी में यूज करते हैं, इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ बात कर सकते हैं, साथ साथ सुन भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स जो आजकल के मोबाइल फोन है वो किस में आ गए, फुल डुप्लेक्स में आ गए। तो फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, वॉकी टॉकी, सिंप्लेक्स, आपके नेटफ्लिक्स वगैरह जो मूवीज वगैरह होती है नेटफ्लिक्स पे आती हैं सर, वो सब सिंप्लेक्स में आती है, ठीक है जी। चलिए, इंडियन आईटी एक्ट भी आया भाई 2000, तो एक बार जरूर देख लो, इंफॉर्मेशन आईटी के ऊपर इंडियन आईटी एक्ट आ चुका है, आईटी बहुत पहले आ चुका है, इसको इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, 2000 बोलते हैं आईटी एक्ट। और ये बेसिकली साइबर क्राइम, साइबर सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इन सबको के अंदर जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जो पनिशमेंट्स होती हैं, वो सब इंश्योर करता है, ठीक है जी। जो ट्रायल चलेंगे वो इस आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। तो एक्ट बना दिया गया, ये सारे प्रोविजन इसमें डाल दिए गए, ठीक। तो एक बार इसको लीगल प्रोविजन, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देख लेना जरूरी है कि क्या क्या लीगल पॉइंट होते हैं, लीगल प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं हमारे जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं, ताकि हम उनके बारे में अवेयर रहें। क्योंकि इसमें देखो साइबर क्राइम्स में पेनल्टी क्या है, आप हैकिंग कर रहे हैं, फिशिंग, देखो फिशिंग लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। ये सब चीजें मैं करवा चुका हूँ, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एचटीटीपी। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एचटीटीपी, एमसीक्यू, सॉरी, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई, बहुत मेहनत आप कर रहे हो, अब तक जुड़े हो आप लोग क्लास में, कनेक्शन बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा भी था कि चीज़ें यहीं से बनेगी कंप्लीट, अगर आपने क्लास देख ली, ठीक है। बस कोशिश ये करना एमसीक्यू यहाँ से कर लेना और कुछ जो पहले क्लासेस लगी हैं वहाँ से कर लेना, वो प्योर एमसीक्यू क्लासेस थी, ठीक है जी। चलिए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, अभी बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहाँ एस लिखा था तो उस एस का मतलब होता सिक्योर, सिक्योरिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, बताएगा कोई भाई। चलिए मैं इंट्रैक्शन कर लेता हूँ आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर,
गूगल क्रोम तो वेब ब्राउजर है ना, नोट बोला ना इसने, बिंग, बिंग सर्च इंजन है, सफारी एप्पल का है, तो बिंग एक सर्च इंजन है, बाकी क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी, सफारी, आपके सब वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर में आपको दो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, HTML CSS, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, याद रखना वो रेंडरिंग प्रोसेस हुआ करता है। ठीक है जी, चलिए। मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल एक तरह से सिक्योरिटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी देता है, तो इसमें प्रोटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस, तो प्रोटेक्शन देता है हमें अनऑथराइज एक्सेस, तो जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो फायरवॉल सिक्योरिटीज होती हैं, ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टर्म में, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। TCP IP की फुल फॉर्म याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के बारे में बताया था अभी। ठीक है जी, तो इसकी फुल फॉर्म है जी। चलिए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, URL, और URL की फुल फॉर्म होती है, आप जानते हैं URL की फुल फॉर्म क्या होती है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, हाँ जी, ईमेल को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं SMTP, और रिसीव करने के लिए एक तो पॉप यूज होता है, ऑलरेडी बता दिया, पोस्ट ऑफिस, और एक IMAP। ठीक है जी, आप चाहो तो इसको थोड़ा सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि अगर इस पे मैं पूरा टाइम लूंगा तो मैं सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ राउटर, राउटर का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो टू कनेक्ट लैन ओनली, लैन मैन वैन बताया था ना, टू फॉरवर्ड डाटा बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क, जो डिफरेंट डाटाज होते हैं ना, जैसे दो लैन हो गए, उनके बीच में डाटा को ट्रांसफर करना है, तो वहां पर जनरली हम यूज करते हैं आपका बी, कंप्यूटर नेटवर्क्स को वहीं पर यूज करते हैं, राउटर का वहीं पर यूज करते हैं डाटा, तो टू फॉरवर्ड द पैकेट बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे राउटर एक्ट एज ए ट्रैफिक कॉर्पोरेशन, डिजिटल डाटा बिटवीन लोकल एरिया एंड इंटरनेट। ठीक है, तो वही है राउटर का काम, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है जी, ईमेल टॉपिक्स, ईमेल के अंदर ना बच्चों आपने सुना होगा BCC, सुना होगा, एक होता है कार्बन कॉपी, एक होता है CCC, एक BCC। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है, ठीक है, अगर हम किसी को मेल, जैसे हमने एक मेल के साथ कई और लोगों को भी मेल भेजनी है, तो अगर हम BCC मेल में इसको भेजेंगे तो ये चली तो जाएगी कई लोगों को सेम मेल, लेकिन ये नहीं पता चलेगा और किस किस को गई है। तो टू सेंड ए कॉपी, रेसिपेंट कॉपी जो हम भेज रहे हैं फ्रॉम एवरीवन, लेकिन ये नहीं बताना, बताओगे आप, जैसे आप एक पर्सन हो, आप एक पर्सन यहाँ पे बैठे हो, आपने ये मेल 10 लोगों को भेजी, ये मैनेजर को गई है, ये ओनर को गई है, ये किसी और कंपनी के अकाउंटेंट को गई है, तो इनको सबको पता चलेगा कि हमारे पास कोई मेल आई, पर ये नहीं इनको पता चलेगा कि ये सेम मेल इसको भी गई है, इसको भी गई है, इनको आपस में नहीं पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो सेंड ए रेसिपेंट कॉपी हाइडिंग द ईमेल एड्रेस विदाउट एवरीवन एल्स। ठीक है, ईमेल एड्रेस हाइड हो जाते हैं दूसरे के लिए। प्रोटोकॉल प्राइमरी यूज टू सेंड ए मेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ये तो बता दिया अभी, SMTP होती है, अभी तो बताया था। IMAP, डियर स्टूडेंट आ गया IMAP, एक पॉप होता है, POP3, और एक IMAP होता है, आ गया IMAP, और रिसीविंग के केस में जब मैंने कहा था ना आएगा ही IMAP, क्या है भाई, इसका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑलरेडी बता दिया, ऑलरेडी बता दिया। पर्पस ऑफ सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट का क्या पर्पस होता है, टू लिस्ट द ऑल रेसिपिएंट, टू कंटेन मेन बॉडी, टू प्रोवाइड ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल, यही है इसका आंसर, अटैचमेंट भी नहीं होती इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग इनवैलिड ईमेल एड्रेस, user@website.com, ठीक लग रहा है, user.domain.com, इनवैलिड बोलिए ना इसने, user@, ये गलत है, क्योंकि इसमें ना डोमेन नहीं है, कोई भी डोमेन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये सब में ठीक है, ORG ठीक होता है, देखो .com होता है, .in होता है, ORG होता है, ये नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इनवैलिड पूछा ना इसने, कौन सा हमें प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, क्लाइंट तो चाहिए, यहाँ पर कौन सा क्लाइंट है, हर यहाँ पे कोई क्लाइंट ही नहीं है, तो user@, तो मतलब इसका आंसर हुआ C, ये कोई नहीं, ये ईमेल इनवैलिड है। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है जी? चलिए,
हाँ जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एमएस वर्ड? देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो ये एमएस के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में पूछेगा एमएस ऑफिस से भी, ठीक है। एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह क्वेश्चन बनेंगे आपसे, तो मैं सीधे एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पे चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एमएस वर्ड? डाटाबेस नहीं, डाटा कैलकुलेशन नहीं, वर्ड प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, इसी की तो काम आता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एमएस ऑफिस? क्या शॉर्टकट होती है? कंट्रोल एस, याद होगा। कंट्रोल एस आप डायरेक्टली यूज करोगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई जैसे रिज्यूम बना रहे हो आप, तो कंट्रोल एस से वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, जैसे डॉट जेपीजी, स्टूडेंट डॉट जेपीडी, जेपीजी। एक बात मैं आपको बता दूं, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, इनके भी फुल फॉर्म होते हैं भाई। जेपीजी का फुल फॉर्म पीएनजी, तो ये भी देख लेना एक बार पेपर में जाने से पहले। छोटी छोटी चीजें होती है फुल फॉर्म की, बस मैं भी शीट दूंगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 से लेटर कौन सा था? डॉक्यूमेंट एक्स, क्या था? पीपीटी तो नहीं था, टेक्स्ट भी नहीं था। विच फंक्शन इज यूज टू माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू डेट? तो डेट फील्ड होता है इसका, डेट, डेटिव, ठीक है जी। चलिए, फॉर्मूला टू स्टार्ट साइन इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। विच टूल यूज टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज लेटर? तो मेल मर्ज होता है जिसका, ठीक है। तो ठीक है, तो सिंपल है। विच शॉर्टकट इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो? स्लाइड शो, जब हमका पीपीटी पूरा तैयार हो जाए तो स्लाइड स्लो आपको चलाना, स्लाइड शो चलाना चाहते हैं आप, कि फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड शो पूरी स्क्रीन पर चले, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाना होगा। F5 एक फंक्शन की है। आपको पता है फंक्शन की कितनी होती है? बताओगे एक बार? ABCD। मैं आपको वैसे ही पूछ रहा हूँ, फंक्शन की कितनी होती है? 10 होती है, 5 होती है, 8 होती है कि 12 होती है? बताना इसको सोच के। फंक्शन की F1 से लेके कहाँ तक होती है? F1 से F10 तक होती है क्या? F1 से F5 तक होती है क्या? F1 से F8 या F1 से F12 तक होती है क्या? सोचना एक बार। तो शिफ्ट प्लस F5 अगर हम दबाएंगे तो स्लाइड शो चलेगा पीपीटी का। इनवैलिड एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, एक्सेस भी होता है, जावा नहीं होता। एमएस जावा थोड़ी ना होता है, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को इसके बारे में। इन एक्सेल विच की इज यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल? हाँ जी, कंटेंट, उसके लिए हम F2 का यूज करते हैं, कंटेंट को एडिट करने के लिए। विद डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लेफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो सिंपल सिंपल चीज़, अगर आपने वर्ड अच्छे से कर रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस का आंसर करना। हाइपरलिंक कैसे डालते हैं भाई? कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, कंट्रोल के, कंट्रोल एल, कंट्रोल के, ठीक है जी। इन विच एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो का और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है वो बॉक्स होता है क्या, ब्लॉक होता है क्या, मैट्रिक्स? सेल बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? सेल। विच कमांड इज यूज टू रिमूव द टॉप एंड बॉटम मार्जिन? पेज आउट, पेज पैराग्राफ, पेज सेटअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पेज सेटअप। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट कीज है। और इसके बाद ट्रेंडिंग में, जैसे आजकल एक फास्ट टैग के बारे में आपने सुना होगा, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में फास्ट टैग के बारे में सुना होगा, ठीक है। फास्ट टैग के बारे में एक बार ये पढ़ लेना। फास्ट टैग जो टेक्नोलॉजी यूज करता है वो RFID करता है। क्या यूज करता है? RFID, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है। RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्ट टैग जो आजकल यूज होते हैं आपके टोल बैरियर वगैरह पे, तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे एक बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये एक फास्ट टैग के वर्क है, बेनिफिट्स हैं। ये इंश्योर ट्रैफिक को, कंजेशन को कम कर देगा ना। अगर फास्ट टैग लगे रहेगा तो ट्रैफिक का कंजेशन बहुत कम होगा। अगर मैनुअली काम करेंगे तो बहुत टफ काम हो जाएगा और ट्रैफिक हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का एक पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया अपने एंड से, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर के बारे में नॉलेज। कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की है मैंने। मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे CPU वाला पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ें आप। ये जो की फंक्शंस की हैं या कीबोर्ड के बारे में जितने भी किए हैं उनको ध्यान से देखें, ठीक है जी। कीबोर्ड के टाइप क्या, ध्यान से देखें, ठीक है जी। ये PPT आई विल प्रोवाइड यू, ये ब्राउज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फॉर्मवेयर क्या होता है, ये एक बार ये जो शीट है ये जरूर पढ़ के जाएंगे आप पेपर में, ठीक है। ये वाला शीट इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप पढ़ के जाएंगे प्रॉपर, ठीक है जी। ये वाला ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बेसिक वर्क, बेसिक साइज, बेसिक प्रपोजल के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर हुआ करते हैं, मिनी, माइक्रो, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, वेदर फोरकास्टिंग में कौन सा यूज होता है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपको, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको
मेमोरीज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला जो ये वाला मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी, एसडीडी, ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था मैंने, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जी एमसीक्यू तो अलग से हैं ही, एमसीक्यू का तो अलग से रोल रहेगा। इंटरनेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है जी। इंटरनेट आप अच्छे से देख कर जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। ठीक है जी। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो टॉपिक करवाया था अलग से, लैन मैन वैन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ITX इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। ITX इंपॉर्टेंट है जी। उसके अलावा फास्ट टैग इंपॉर्टेंट है, और जो एमसीक्यू कराए वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए, आपको ये क्लास, अगर आपने पूरी क्लास लगाई है, ठीक है जी, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है जी। चीज़ें समझ में आई तो कमेंट में जरूर बताना। और ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट टैग, फास्ट टैग वाला। ठीक है जी। तो रिवीजन अगर बनी रहेगी, एक या दो बार रिवाइज कर लेना, एक स्पीड बढ़ा के देख लेना, और इसका हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको दूंगा, ये जो मैं क्लास नोट्स हैं ये तो मैं आपको दे ही दूंगा। एक बार वीडियो की स्पीड बढ़ा के या स्लो स्पीड पे जैसे भी देखना चाहते हो, ऑलमोस्ट 2 आवर की क्लास हुई होगी, और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप देखोगे, जहाँ पर भी वीडियो देख रहे होंगे मेरे, या फिर ग्रुप में आपको ये हैंड रिटन नोट्स, जो क्लास नोट्स है, ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, ऑल दी बेस्ट।